हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर इकोनॉमिक सीरीज़। तो आज हम इस वीडियो में एक कंप्लीट वीडियो में पूरा चैप्टर हम देखेंगे मनी एंड बैंकिंग। बेसिकली बैंकिंग का एस्पेक्ट तो ज़्यादा नहीं होगा बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, बट हम कोशिश करेंगे। मेन इसमें आप देखेंगे कि एनसीईआरटी से थोड़ा हमने स्ट्रक्चर अलग किया है बिकॉज अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो काफ़ी कंटेंट का भी क्रंच है एंड जिस पैटर्न में होना चाहिए, जो सीक्वेंस में होना चाहिए, वो सीक्वेंस में नहीं है, तो उसे हमने थोड़ा चेंज कर दिया। कंटेंट आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। जितने भी वैल्यू एडिशन रिक्वायर्ड है वो सारे मिलेंगे और ऑलमोस्ट आप प्रीवियस ईयर सीडीएस के, सीएपीएफ के जाके सारे लगा सकते हैं बिकॉज इस वीडियो बनाने से पहले मैंने सारे सॉल्व कर लिए हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक दो जो आगे के चैप्टर्स में होंगे बिकॉज मनी एंड बैंकिंग के थोड़ा सा जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्स्ड हैं। लाइक कुछ फॉर एग्जांपल हॉट मनी है तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं, बट यूजुअली आप हॉट मनी लाइक एफडीआई है तो वो आप हम एक्सटर्नल सेक्टर में करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंस होता है। बाकी आप कोर जो मनी एंड बैंकिंग के आप 90 to 95% ईजिली कर लेंगे। जो 5% है वो भी कर लेंगे अगर आप एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एज डिफेंस पे मिल जाएगी, ठीक है। जस्ट आपको लेक्चर के बाद ही मिल जाएगी। प्रीवियस इसलिए नहीं मिल पा रही हैं बिकॉज एक्चुअली जब मैं लेक्चर्स ले रहा था तो मैं सेव करना उसे भूल गया था, जिस कारण से वो अब नहीं है मेरे पास। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसको जिस तरह से भी कोशिश की जाए एंड फिर से एक नई बना के आपको प्रॉपर फॉर्मेट में दी जाए। इसके अलावा जैसे आप जो लेक्चर्स देख रहे हैं प्रीवियस वाले भी, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। मतलब ऐसा सच कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल आज भी देखेंगे तो हैंड रिटन कंटेंट ही है और टाइम मिल जाता है आपको। थोड़ा पॉज करके भी लिखेंगे तो और खुद के नोट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आप लोग के लिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो मनी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें उन पे बात नहीं करेंगे बिकॉज उसका कोई सेंस नहीं है, बिकॉज एग्जामिनेशन में कोई आपसे नहीं पूछ रहा कि मनी क्या है। बट फिर भी एक जनरल रेफरेंस लेने के लिए थोड़ा थोड़ा हम उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारा कोर जो रहेगा वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करने पे रहेगा, तो उस कारण से हम कोर चीज़ों पे काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो मनी क्या है बेसिकली, देखिए जब भी आप देखते हैं मनी को तो आप ये ना सोचिए कि जो मनी आप कैश देख रहे हैं वही मनी है। मनी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल एज मीन्स ऑफ पेमेंट। टू बी सिंपल, वैसे फंक्शन जब हम बताएंगे तो इसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। वेरी सिंपल, अगर आप मान लेते हैं एक पर्सन है P1 एंड आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं एंड शॉपकीपर के पास से आप एक बुक लेते हैं, तो बुक शॉपकीपर आपको दे रहा है और आप उन्हें मनी दे रहे हैं, ठीक है। देन वो शॉपकीपर को फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी आइटम्स चाहिए डेली एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो वहाँ पर मनी को देता है एंड जो भी ग्रॉसरी आइटम्स हैं वो ले रहा है। तो आप देखेंगे कि जो मनी है, चाहे जैसे हम कैश की बात कर रहे हैं, तो वो एक सिर्फ मोड ऑफ पेमेंट है, यानी मीन्स ऑफ पेमेंट है, जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप कह सकते हैं, बेहतर टर्म होगा। तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि जो हम आज कैश देखते हैं वही सिर्फ मनी हो। आप प्रीवियस एंशिएंट टाइम्स ये सब में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मनी बेसिकली जो ऐसे भी आप देखेंगे मेटालिक मनी भी होती है, इसके अलावा आप देखेंगे टोकन मनी भी होती थी और प्रीसियस स्टोन्स ये सब भी मनी होती थी एंड अदर जैसे सी के अंदर जो सेल्स मिलते हैं वो भी मनी के रूप में यूज़ किया जाता था। तो बेसिकली मनी कैन बी एनीथिंग, ठीक है। मनी कैश नहीं है सिर्फ, मनी कैन बी एनीथिंग जिसे हम मीन्स ऑफ पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसे हम मनी कहते हैं। फंक्शन ऑफ मनी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी रिसेंट में अगर देखेंगे काफ़ी एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें प्रीवियस ईयर में, आप जाके चेक कर सकते हैं। बट इसे समझने से पहले थोड़ा हम बार्टर सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो बार्टर सिस्टम बहुत बेसिक है, आपको भी आइडिया होगा कि जिसमें कॉमोडिटी के बीच में एक्सचेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास टोमेटोज़ हैं और उसे चाहिए पोटैटोज़, और एक पर्सन के पास पोटैटोज़ है तो वो अपने टोमेटोज़ को देगा उस पर्सन को और उससे पोटैटोज़ ले लेगा। इसे ही हम कहते हैं कॉमोडिटी एक्सचेंज। यानी आपके पास कोई एक कॉमोडिटी है, दूसरे पर्सन के पास कोई एक और कॉमोडिटी है, आपने उस पर्सन को अपनी कॉमोडिटी दी और उससे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कॉमोडिटी ली, तो इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। वेरी सिंपल, ये आपको पता होगा। लेकिन इसमें इश्यूज़ क्या आते हैं, तो इश्यूज़ बेसिकली आता है कि देयर कैन बी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल आपके पास टोमेटो है, ठीक है, एंड देन एक सेम जो सामने वाला पर्सन है उसके पास भी टोमेटोज़ ही हैं, और फॉर एग्जांपल आपको चाहिए पोटैटो और कोई एक थर्ड पर्सन है उसके पास पोटैटोज़ हैं एंड देन उसे लेकिन टोमेटोज़ नहीं चाहिए। तो इस केस में काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं किसके थ्रू? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू कैसे? फॉर एग्जांपल ये जो हमने पहले भी एग्जांपल लिया था, एक पर्सन P1 है, एक पर्सन है P2, ठीक है। फॉर एग्जांपल पर्सन 1 को, फॉर एग्जांपल इसने एक कोई, let me make it clear. For example,
जस्ट अ मिनट, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है P1, ठीक है, इसके पास है लेट्स से टोमेटोज़, ठीक है, एंड ये टोमेटो को क्या करेगा, जिस पर्सन को रिक्वायर्ड है, लाइक P2 एक पर्सन है, उसे टोमेटोज़ की रिक्वायर्ड है, तो वो टोमेटोज़ उसके पास सेल करेगा और वो उसके जगह पे फॉर एग्जांपल एक स्टोन ले लेगा। अभी हम कैश नहीं लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टोन ले लेता है, ठीक है, एंड ये स्टोन एक्सेप्टेबल है मीन्स ऑफ पेमेंट को, कि तभी वो मनी में कंसीडर होगी। एंड देन एक पर्सन है P3 फॉर एग्जांपल, और उसके पास है लेट्स से पोटैटोज़, तो ये पर्सन P1 उसे क्या स्टोन दे के उसके जगह पे क्या पोटैटो ले सकता है। फिर देन सेम P3 जो है वो स्टोन दे के अगर उसे जो भी रिक्वायर्ड है, लाइक उसे टोमेटो ही चाहिए थे, तो वो टोमेटो जहाँ पे होगा वहाँ से ले सकता है। तो यानी हम अगर एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज ले आएँ, एक ऐसा कोई भी कॉमोडिटी ले आएँ या फिर कैश ले आएँ जिसकी मदद से हम एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक्सचेंज कर पाए, यानी कि जो भी कॉमोडिटी है वो उस कॉमोडिटी के जगह पे एक्सचेंज कर पाए। फॉर एग्जांपल पोटैटो चाहिए तो पोटैटो की जगह मनी दिया एंड पोटैटो ले लिया, एंड देन वो सेम मनी वो सेकंड पर्सन जो है वो यूज़ कर सकता है अपने रिक्वायरमेंट की चीज़ों को ख़रीदने के लिए। तो उस केस में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यूज़ कर सकते हैं और इससे जो है वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगी। देन वैल्यूएशन प्रॉब्लम आती है, वेरी सिंपल ये तो है। फॉर एग्जांपल आपके पास टोमेटोज़ हैं, एक सेकंड पर्सन के पास भी टोमेटो है, अब क्या वैल्यूएशन होगी, ठीक है, मतलब डिफरेंस होती है, टोमेटो की कंडीशन क्या है, तो उस केस में भी यहाँ पर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम होती है। तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल स्टोन है या कैश है, एनीथिंग जिसकी सेम वैल्यू है, लाइक आज अब अगर देखते हैं तो 10 रुपी नोट है तो 10 रुपी सभी के लिए है, ठीक है, सेम टोमेटो की तरह नहीं है, लाइक टोमेटो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई दूसरी कंडीशन की होगी या दूसरे वैरायटी की होगी एक दूसरे पर्सन के पास, तो वैल्यूएशन करना इशू है, ठीक है। लेकिन 10 रुपये की नोट है तो आपके पास 10 रुपये की नोट है, सेकंड पर्सन के पास भी 10 रुपये की नोट है, तो सेम वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यूएशन प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। तो अब थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द मनी। तो पहला हमने देख लिया कि इट एक्ट्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क करता है। देन इट ऑल्सो हैज़ अ कॉमन मेजर वैल्यू, जैसे 10 रुपये का नोट है, 50 रुपये का, 100 रुपये का, तो उसकी एक वैल्यू है। देन स्टैंडर्ड फॉर द डिफर्ड पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट इज़ नथिंग बट लाइक इंस्टॉलमेंट। आप मान सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको 1000 रुपीज़ देनी है तो आप 100 करके दे सकते हैं, तो इसे हम डिफर्ड पेमेंट कहते हैं। फिर इसके बाद आप वेल्थ के रूप में या फिर किसी वैल्यू के रूप में आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज आपके पास 10 लाख रुपीज़ है, तो 10 लाख रुपीज़ है, तो ये आप एक वैल्यू की तरह स्टोर कर रहे हैं कि इन फ्यूचर आपको अगर यूज़ पड़ती है या जो भी आप चीज़ें करनी चाहते हैं, ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो आप इस मनी से कर पाएंगे, तो आप एक वेल्थ के रूप में इसे स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद एक यूनिट ऑफ अकाउंट, बेसिक है ये प्रीवियस ईयर में था, दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड इट, तो इट इज़ यूज्ड एज द यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से आपको चीज़ें समझनी थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज़ योर फिएट मनी। तो हम फिएट मनी किसे कहते हैं? सबसे पहले एक फिएट मनी एक कॉइन या करेंसी के फॉर्म में होना चाहिए, यानी एक कॉइन होना चाहिए, एक सिक्का, या फिर करेंसी नोट के फॉर्मेट में होनी चाहिए। और दूसरा कि वो किसी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक या फिर प्रीवियस टाइम में जाएं, जैसे अभी भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे किंग है, तो किंग के द्वारा इशू होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन कोई भी फुलफ़िल करता है तो उसे हम फिएट मनी कहेंगे। यानी पहला कि वो कॉइन होना चाहिए या फिर करेंसी नोट होनी चाहिए, दूसरा कि वो कॉइन या करेंसी नोट जो है वहाँ के सेंट्रल बैंक या वहाँ के गवर्नमेंट या वहाँ के किंग के द्वारा या उनके ऑर्डर के द्वारा इशू होने चाहिए, ठीक है। मूविंग टू द लीगल टेंडर। लीगल टेंडर के लिए पहला केस है कि फिएट मनी होना चाहिए, यानी ये दोनों केस होने चाहिए, वो कॉइन या करेंसी होना चाहिए और इशू होना चाहिए ऑर्डर ऑफ द किंग और द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। एंड दूसरा कि लीगली वैलिड फॉर ऑल डेप्ट एंड ट्रांजैक्शन। अब इसे थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फिएट मनी एंड द लीगल टेंडर। थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, मैं आपको कॉमन एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। प्रीवियस जो 500 रुपीज़ का नोट था, ठीक है, वो क्या करेंसी नोट है? हाँ है, पहला कंडीशन फुलफिल्ड। सेकंड, क्या वो यहाँ के गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के द्वारा लाया गया था? यस। तो ये दोनों ही केस फुलफिल होता है। तो यानी जो प्रीवियस जो आपका 500 का नोट था पहले वाला, वो एक फिएट मनी हुई, ठीक है। बट क्या वो लीगल टेंडर है? नो, क्योंकि वो क्या लीगली वैलिड है? अब नहीं है, यानी आप ट्रांजैक्शन के लिए उसे लीगली वैलिड नहीं होगी वो नोट, ठीक है। तो फिएट मनी तो है बट लीगल टेंडर नहीं है। लेकिन अगर आप रिसेंट का 500 का नोट देखेंगे तो वो क्या करेंसी है? क्या वो गवर्नमेंट के द्वारा? यस। एंड लीगली वैलिड है? यस,
ठीक है। इसमें देखिए एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 2018 में सीएससी प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट था, बेसिक है ये तो कॉमन सेंस से आप लगा सकते थे कि मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट, क्योंकि लीगली ये वैलिड है। बट इस केस में देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल बेसिक आप याद रख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके कंडीशंस होते हैं, लाइक कि आप कॉइन्स में सिर्फ इतना ही पेमेंट कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा अगर कॉइन्स में पेमेंट करना चाहते हैं तो वो पर्सन जो सामने वाला है वो मना कर सकता है। सेम जैसे कैश में, तो कैश आप सिर्फ 2 लाख तक दे सकते हैं, उसके आगे फिर आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये सब लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट सेक फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया है, ठीक है। देन कमिंग टू द फिड्यूशियरी मनी, वेरी सिंपल। फिड्यूशियरी मनी हम ऐसे कहते हैं कि जो कि पर्सनल ट्रस्ट के बेसिस पर चलता है, यानी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। कल के डेट में फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे नेपाल बॉर्डर है, तो वहाँ पर नेपाल बॉर्डर में नेपालीज रुपीज़ ये सब इंडियन में बात कर रहा हूँ, वहाँ पर वर्क करता है बिकॉज ऑफ दी पर्सनल ट्रस्ट। लोगों को पता है कि हाँ वहाँ पे वो ट्रांजैक्शन चीज़ें होती हैं। या फिर फॉर एग्जांपल लेट से ले लेते हैं कोई, अगर कोई ऐसा रूरल एरिया है जहाँ पर वहाँ की खुद की करेंसी, फॉर एग्जांपल वो विलेज में लोग एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज है वो किसी चीज़ फॉर एग्जांपल स्टोन के थ्रू या कोई भी ऐसा प्रीसियस आइटम है जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, एंड देन किसी दिन वो ट्रांजेक्शन बंद कर देते हैं या सामने वाला पर्सन जो है वो मना कर देता है, तो फिर आप लीगली कंप्लेन या कुछ नहीं कर सकते बिकॉज उस पर कोई लीगल बैकिंग नहीं है। वो फॉर एग्जांपल फिएट मनी नहीं है, टू बी वेरी सिंपल। वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू नहीं किया गया या गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा इशू नहीं किया गया या कोई सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू नहीं किया गया। एक पर्सनल ट्रस्ट पे चीज़ें क्या हो रही हैं, वर्क कर रही हैं, तो उसे हम फिड्यूशियरी मनी कहते हैं, ठीक है। एंड देन ये आपको एक ध्यान रखना है, ये एक टेस्ट सीरीज़ में मुझे मिली थी। देखिए जो चेक्स होते हैं उसे रिफ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस कारण से ही वो लीगल टेंडर नहीं होती, यानी डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट अ लीगल टेंडर, ठीक है। लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि लीगल टेंडर क्यों नहीं है, क्योंकि बेसिकली उन्हें हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई जो पर्सन है शॉपकीपर है लेट से, वो चेक मना कर सकता है, ठीक है। कमिंग टू द दिस, सो दिस हैज़ बिन टेकन फ्रॉम दी एनसीईआरटी। डिमांड ऑफ मनी, तो डिमांड ऑफ मनी को आप देखेंगे तो एक लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी होती है, ठीक है। पहले हम समझते हैं, यहाँ पर एक टर्म दिया हुआ है दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी, ठीक है। तो लिक्विडिटी हम किसे कहते हैं, बट टू बी वेरी सिंपल, देखिए लिक्विडिटी इज़ नथिंग बट हाउ ईजीली यू कैन चेंज दी एसेट इनटू मनी। टू बी वेरी सिंपल, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है 1 करोड़ रुपए का एक हाउस है, ठीक है, एंड देन सेम 1 करोड़ रुपीज़ का आपके पास है गोल्ड। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको रिक्वायरमेंट होती है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या आप 1 करोड़ के घर या 1 करोड़ के गोल्ड, किससे जल्दी आपको कैश मिल जाएगा? वेरी सिंपल, गोल्ड से मिल जाएगा। हाउस आप बेचना चाहेंगे, हो सकता है उतना पैसा ना मिले 1 करोड़ अगर आप अर्जेंट में बेच रहे हैं, या फिर आपको बायर ही ना मिले, ठीक है। लेकिन गोल्ड आप सेल कर सकते हैं ईजीली कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो किसी भी एसेट को आप कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना इजीली कर सकते हैं, उसे ही हम लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गोल्ड इज़ मोर लिक्विड देन हाउस, ठीक है। तो वेरी सिंपल, तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी। अब दूसरा यहाँ पे टर्म क्या है, ऐसे वर्ड ब्रेकडाउन किया कीजिए, काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। अब लिक्विडिटी प्रेफरेंस में आप भी समझ जाएंगे कि वेरी सिंपल, कोई भी पर्सन क्या चाहता है, सबसे पहले कैश अपने पास रखना चाहता है। सेम ये बात जो है वो जॉन मेनार्ड किन्स ने अपनी बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कही थी कि पीपल जो है वो यूजुअली अपने पास कैश रखना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू अदर एनी एसेट, एनी, इवेंचुअली गोल्ड भी नहीं, ठीक है। गोल्ड से भी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कैश, बाद में फिर आप गोल्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो क्यों, उसका रीज़न क्या है, अगर हम पूछें कि वाई, तो उसका पहला रीज़न है दैट इज़ ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव वेरी सिंपल, जो आप डेली के आइटम्स हैं वो तो कैश में ही खरीदेंगे, फॉर एग्जांपल डेयरी आइटम्स, ग्रॉसरी आइटम्स जो भी हैं वो सारे आप ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन किससे करेंगे, कैश से करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन मोटिव होता है। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव यानी कि फॉर एग्जांपल रात में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, या तो इस सभी केसेस में आपको कैश की अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो इस केस में आप कैश रखना पसंद करते हैं। दैन थर्ड इज़ द स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव इज़ सिंपल, स्पेकुलेशन के बेसिस पे कि कभी आपको रिक्वायरमेंट हो गई, कहीं पे कोई आपको अच्छी डील मिल रही है, या कोई बॉन्ड प्राइसेस या शेयर प्राइसेस कभी ऊपर नीचे, तो वहाँ केस में आप कर सकते हैं, तो वो एक स्पेकुलेटिव मोटिव होती है। तो इन 3 वजहों से अगर आप देखेंगे, लोग जो हैं वो कैश रखना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू एनी अदर एसेट, ठीक है।
सो यहाँ पे डन। देन हम आते हैं मनी सप्लाई पे। वेरी सिंपल, व्हाट इज मनी सप्लाई? टोटल स्टॉक ऑफ ऑल टाइप ऑफ मनी, दैट इज करेंसीज एंड डिपॉजिट मनी। यहाँ डिपॉजिट मनी ध्यान रखेंगे, करेंसीज सिर्फ नहीं, सिर्फ करेंसीज वाला M0 आएगा, रिजर्व मनी हम बात करेंगे अभी। सो हेल्ड बाय द पब्लिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ समझना होगा, पब्लिक में सारे इकोनॉमिक एंटिटीज़ आएंगी, गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम को छोड़कर। क्यों, समझते हैं थोड़ा। व्हाट इज़ मनी सप्लाई? सो करेंसी प्लस डिपॉजिट मनी। करेंसी का क्रिएटर कौन है? गवर्नमेंट, इसलिए हम गवर्नमेंट को एक्सक्लूड कर देंगे। देन डिपॉजिट मनी कहाँ हम डिपॉजिट करते हैं? बैंक में, तो बैंकिंग सिस्टम को भी हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो ध्यान ये रखना है कि गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम को हम एक्सक्लूड करते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज़ मनी सप्लाई? जितना करेंसी मार्केट में, करेंसी इन सर्कुलेशन, जो मार्केट में करेंसी है, मार्केट में करेंसी का मतलब जो लोगों के पास है करेंसी या फिर जो मार्केट में है करेंसी। एंड देन सेकेंड द डिपॉजिट मनी, जो उन्होंने डिपॉजिट कर रखा है अपने बैंक अकाउंट्स में, तो उन सभी को हम कहते हैं मनी सप्लाई। एंड टू बी वेरी सिंपल, इसे हम कह सकते हैं कि ये किसी भी इकोनॉमी की परचेजिंग पावर को दिखलाता है। परचेजिंग पावर, टू बी सिंपल, जैसे अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। वो हम बाद में देखेंगे परचेजिंग पावर पेरिटी, ठीक है। तो परचेजिंग पावर आप कितना परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इसमें हम जो है वो मनी वो इंक्लूड नहीं करते हैं, CRR SLR वाला। वो अभी हम बात करेंगे कि क्या होता है CRR SLR, अब अभी बस याद रखें इस चीज़ को। अब थोड़ा समझते हैं हाई मनी सप्लाई, ठीक है। तो टू बी वेरी सिंपल, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ कि हाई मनी सप्लाई की, तो आपके दिमाग में क्या आता है? हाई मनी सप्लाई का मतलब है कि मार्केट में ज़्यादा पैसा है, ठीक है, मार्केट में ज़्यादा पैसा है। ऑटोमेटिक सी बात है कि व्हेन देयर विल बी मोर मनी। आप इसे बहुत ही सिंपल वे में इस तरह समझ सकते हैं, आप अपने आप को समझिए। जब मार्केट की बात आए तो आप अपने आप को ले लें, ठीक है। तो मान लेते हैं आप ही एक पर्सन है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो आप फिर ज़्यादा चीज़ों को डिमांड करेंगे, टू बी वेरी सिंपल। और जब आप ज़्यादा चीज़ों को डिमांड करेंगे तो उसकी प्राइस भी राइज होगी, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल ये एक कॉमोडिटी है, अब इसको डिमांड करने वाले फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, तो 10 लोग अगर इसे डिमांड करने वाले हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है इसकी प्राइस राइज करेगी, ठीक है, सिंपल। तो अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब इन्फ्लेशन, प्राइस राइज जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर वहीं मैं बात कर लूँ कि मनी सप्लाई कम है, यानी मार्केट में पैसा कम है, अगर आपके पास पैसा कम है तो क्या होगा? डिमांड, आप पैसे, अगर फॉर एग्जांपल आज ही आपको एक कोर्स खरीदना होता है लेट से, तो आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोर्स नहीं खरीदते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और अब ज़्यादा पैसे होंगे तो आप 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोर्सेज खरीदते चलेंगे, इनका भी खरीद लिया, इनका भी खरीद लिया, ठीक है। तो डिमांड, आप जब अगर लेस मनी है मार्केट में तो डिमांड क्या होगी? लेस होगी। तो डिमांड लेस होगी तो प्राइस कम नहीं होती, बेसिकली प्रोडक्शन ही कम हो जाती है, क्योंकि डिमांड अगर मार्केट में नहीं होगा तो प्रोडक्शन कम हो जाती है। टू बी वेरी सिंपल, अगर आप देखें, अगर मार्केट में जो कंपनियां हैं वो भी उसी तरह एक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जिस चीज़ की डिमांड होती है उसी का प्रोडक्शन वो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। जहाँ पर डिमांड कम होने लग जाती है तो उसकी प्रोडक्शन कम कर देते हैं। टू बी सिंपल, अगर आप देखें समर वेकेशंस में जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है बिकॉज डिमांड ज़्यादा है, विंटर्स में नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है। तो प्रोडक्शन अगर कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी नेशन की कम होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लास्ट क्या लिंक कर सकते हैं, जो मोरल कह सकते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी आप कह लो तो, सॉरी, अगर मनी सप्लाई हाई है दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन, एंड मनी सप्लाई अगर कम है तो दैट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन होगी, ठीक है। चलिए, तो अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट M1, M2, M3, M4। पहले सारे के नाम आप याद रख लें। इट इज़ अ नैरो मनी, M1, M2, ब्रॉड मनी, ठीक है। सो कैसे याद रखना है इसे बस आप ध्यान रख सकते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, ये है पोस्ट ऑफिस बैंक, ये DD है, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। क्या डिफरेंस होता है? सिंपल समझ जाइए। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो आप सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखते हैं, जो आप कभी भी जाकर वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, तो आप जाके कभी भी उसमें से लेट से 10,000 20,000 विड्रॉ करना है तो आप कर लेंगे। टाइम डिपॉजिट किसे कहते हैं? टाइम डिपॉजिट यानी आप जो FD करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स के लिए FD कर दी, तो आप बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं, बट उस केस में फिर पेनल्टी आपके ऊपर लगती है। वैसे आप नॉर्मल केसेस में उसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। अब सिंपल ध्यान रखेंगे कि जहाँ जहाँ पर इसमें M1, M2, M3, M4, अब इतना तो सिंपल आप समझते होंगे कि 2 से डिवाइड कौन कौन सा होगा, तो M2 और M4, ठीक है। 2 से कौन सा डिवाइड होगा? M2 एंड M4,
क्लियर है। तो M2 एंड M4 जो 2 से डिवाइड हो रहा है वहीं पर पोस्ट ऑफिस आएगा, अदर देन दैट पोस्ट ऑफिस बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस नहीं है, यहाँ पोस्ट ऑफिस बिल्कुल नहीं है, ना पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट ना पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट। तो ये दोनों कैसे, यानी M1 में भी नहीं होगा, M3 में भी नहीं होगा। तो M1 M3 में पोस्ट ऑफिस का बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ M2 एंड M4 में होता है, ठीक है। करेंसी इन सर्कुलेशन सभी में होगा, ठीक है। देन ये आपका डिमांड डिपॉजिट भी सभी में होता है। आपको याद रखना है M4 में सारा होगा, ठीक है। M4 यानी कि करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। एंड M2 एंड M4 में सिर्फ पोस्ट ऑफिस आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हियर इज दिस M2 एंड M4, ठीक है। एंड यहाँ पर फर्स्ट केस में आपका टाइम डिपॉजिट भी नहीं आएगा और M3 में आपका टाइम डिपॉजिट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके आप ध्यान रख सकते हैं। इस टेबल को हो सके तो याद कर लीजिए, क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। M3 को हम कहते हैं एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। जैसे आप याद कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक है, कोई उतना बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, ईजी सा है। जिस तरह से भी आपको मैंने थोड़ा ट्राई किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे आप याद कर सकते हैं कर लीजिए। अब मोस्ट कॉमनली यूज़ जो मॉनेटरी रिसोर्स है वो है M3। कैसे, बहुत ही सिंपल है। M3 का मतलब क्या हो गया, करेंसी इन सर्कुलेशन, ये है पूरा, ठीक है। तो कैसे आप अपने ऊपर ले लें, आप सबसे ज़्यादा कौन से जो मॉनेटरी रिसोर्सेज है उसे यूज़ करते हैं। पहला, आपके पास जो करेंसी घर में पड़ी है वो, सेकंड आपके जो अकाउंट में पड़ी है वो, एंड थर्ड आप टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट कराते हैं वो, ठीक है। पोस्ट ऑफिस बहुत रेयरेस्ट केस में होता है। तो M3 हो गया। एक और आता है M0। M0 को हम कहते हैं रिजर्व्ड मनी या हाई पावर्ड मनी कहते हैं, इसे हम प्राइमरी मनी भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा लिक्विड फंड होता है। अभी हम बात करेंगे कैसे, क्योंकि इट इज़ द स्टॉक ऑफ ऑल टाइप ऑफ करेंसीज held by public or bank at any point of time excluding the RBI and गवर्नमेंट, यानी कि RBI और गवर्नमेंट के पास जो कैश है उसे हटा लेते हैं। एंड देन जो पब्लिक के पास और बैंक के पास है करेंसीज यानी कैश, ठीक है, नोट्स और कॉइन्स, ठीक है। तो M0 इज इक्वल टू C प्लस R प्लस OD, दैट इज करेंसी इन सर्कुलेशन। देन सेकंड, कैश रिजर्व ऑफ द बैंक हेल्ड बाय द RBI एंड देन अदर डिपॉजिट, ठीक है। तो M0 हम किसे कहते हैं, बेसिकली करेंसीज एंड नोट्स, सिंपल। कमिंग टू दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CSE में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इवेंचुअली 2 बार ऐसे आ चुका है ये वाले से, बैंकिंग हैबिट से, बट आई थिंक एक बार CDS में भी आया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो रिलेशन बिटवीन द मनी सप्लाई एंड M0, तो देखिए मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इनटू M0। M0 इज़ नथिंग बट करेंसीज, जितना करेंसी है और कितना मनी मल्टीप्लायर होगा। अब थोड़ा समझते हैं व्हाट इज़ मनी मल्टीप्लायर। सो मनी मल्टीप्लायर को समझने के लिए हमें समझना होगा क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। थोड़ा ये टेक्निकल हो सकता है, वैसे उतना ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ा मे भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 रुपीज़ का सिर्फ नोट प्रिंट किया है, सिर्फ 100 रुपीज़ का नोट, और वो एक पर्सन A को मिलता है, ठीक है। मान लेते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उसे सैलरी में 100 रुपीज़ मिली जो एक नोट गवर्नमेंट ने किया था। अब इसने किसी एक बैंक में बैंक P में इस 100 रुपीज़ नोट को कर दिया डिपॉजिट, या फिर 20 रुपीज़ लेट से ये रख लेगा, वो हम आगे बात करेंगे CRR SLR और क्या क्या होता है, ठीक है। फिर ये 80 रुपीज़ जो बचा वो 80 रुपीज़ किसी एक पर्सन को लोन में देगा, ठीक है, क्योंकि लोन ही, एक बात ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, वैसे हम आगे बात कर लेंगे कि बैंक की एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, ठीक है। सिंपल है, ये बैंक है, बैंक को आप जो पैसा दे रहे हैं यानी जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो उसके लिए लाइबिलिटी है, और बैंक जो लोन में दे रहा है वो एसेट है क्योंकि वो उसको पैसा कमा के देगा, ठीक है। सो 80 रुपीज़, अब ये जो पर्सन है वो 80 रुपीज़ को हो सकता है स्पेंड कर दे मार्केट में, ठीक है। तो किसी एक पर्सन के पास आएगा, फॉर एग्जांपल C के पास आएगा, फॉर एग्जांपल इसकी कोई कंपनी है रियल इस्टेट की, तो वो लाइक ब्रिक्स है, सीमेंट है, ये सब खरीदता है एक C पर्सन से। C के पास ये 80 रुपीज़ आया, इस C पर्सन ने किसी और एक बैंक में, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक Q बैंक में 80 रुपीज़ जमा की, एंड देन ये Q 20 रुपीज़ इसमें से रख लेता है अपने पास, एंड देन 60 रुपीज़ किसी और को लोन में देता है, एंड देन फिर सेम 60 है तो उसमें से मान लेते हैं 20 बैंक ने रख लिया
और फिर 40 रुपीज़ आगे बढ़ाया, फिर वो 40 किसी और पर्सन के पास गया, फिर उसने बैंक में जमा किया, फिर 20, फिर ये। तो आप देखेंगे कि इवेंचुअली जो मार्केट में पैसा है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 100 रुपीज़ नहीं है, 100 तो सिर्फ एक ही है, फिर इसके भी 80 हैं। तो इस तरह से करके आप जब ऐड करेंगे तो वो 100 से काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उसी को हम कहते हैं मनी सप्लाई, बिकॉज मनी सप्लाई में क्या है, करेंसीज भी आती है और डिपॉजिट मनी भी आती है। तो वो डिपेंड करता है मनी मल्टीप्लायर पे। तो आपको एक चीज़ तो यहाँ दिखी होगी कि मनी मल्टीप्लायर का जो मेन है कि वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो बैंकिंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं पर्सन के पास पैसे आ रहे हैं और वो घर में सेव कर ले रहा है, तो फिर वो मनी मल्टीप्लायर के रूप में वर्क नहीं कर रही। लेकिन जितना ज़्यादा वो बैंक में पैसा जमा कर रहा है वो, क्योंकि बैंक में पैसा जमा करने के बाद बैंक उसे आगे लोन में देगा, एंड देन फिर वो दूसरे पर्सन के थ्रू फिर बैंक में आएगा, फिर तो एक ही पैसा जो है वो काफ़ी बार यूज़ होगा, जिसको मनी सप्लाई, जिसके कारण बढ़ेगी। एंड देन मॉनेटरी पॉलिसी तो रहती ही है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो एक आप यहाँ पर एक बात यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि मनी मल्टीप्लायर का कम होना सोज दैट लो मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं, कंज्यूम करने की टेंडेंसी जो है वो कम होती है। वैसे इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं मनी मल्टीप्लायर इज़ नथिंग बट मनी सप्लाई डिवाइडेड बाई द मनी दैट इज़ देयर इन द मार्केट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि मनी मल्टीप्लायर कितना है। लेट से ये 100 रुपीज़ का नोट जो गवर्नमेंट ने प्रिंट किया था, आज ये मार्केट में ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ का वर्थ है बिकॉज ऑफ द ट्रांजेक्शन जो लगातार हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं 500 डिवाइडेड बाई 100, तो मनी मल्टीप्लायर 5 है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कि 5 इज़ द मनी मल्टीप्लायर। यानी अगर गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल प्रिंट करता है, तो मनी सप्लाई मार्केट में कितनी होगी, ऑन एंड अराउंड ऑफ 5 लाख करोड़, अगर 5 मनी मल्टीप्लायर है तो। क्लियर है यहाँ तक? सो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। देन कमिंग टू द इमीडिएट इम्पैक्ट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो एज इट इज़ मैंने क्वेश्चन ले लिया है। इफ़ यू विड्रॉ 1 लाख रुपीज़ इन कैश फ्रॉम दी डिमांड डिपॉजिट ऑफ योर अकाउंट एंड देन इमीडिएट इफेक्ट इन द मनी सप्लाई, क्या होगा? ये आंसर आप अभी तुरंत पॉज करके सोचें, ठीक है। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो डेफिनेटली आपने चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है, नहीं दिया तो ठीक है, समझ लेते हैं। देखिए सिंपल है, डिमांड डिपॉजिट में आपने रखा, यानी सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए रखी थी और आपने क्या किया, इसे विड्रॉ कर लिया, तो मनी सप्लाई में क्या फ़र्क पड़ेगा? आंसर इज़ मनी सप्लाई विल बी सेम, इसमें नो चेंज होगा, ठीक है। क्यों नो चेंज होगा सर? हमने अभी बात की थी कि मनी सप्लाई में क्या होता है, मनी सप्लाई इज़ नथिंग बट करेंसी प्लस जो भी आपका डिपॉजिट मनी है। तो ठीक है, आपने डिपॉजिट मनी से पैसे निकाल लिए, लेकिन इवेंचुअली तो ले लिया करेंसी में ही। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पहले थे 100 रुपये की करेंसी और आपने मार्केट में, यानी जो बैंक है उसमें 1000 रुपये जमा किए थे, ठीक है। 1 लाख दिया हुआ है तो हम 1 लाख ही ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अभी घर में कैश हैं 1 लाख रुपये, ठीक है। एक पर्सन है ये, उसके पास हैं 1 लाख रुपए कैश है और वो उसके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, यानी टोटल उसके पास कितने, यानी 11 लाख आप मान सकते हो मनी सप्लाई है। ये हो गया करेंसी, ये हो गया डिपॉजिट मनी। अब उस पर्सन ने क्या किया, 1 लाख रुपए विड्रॉ कर ली, तो कितने हो गए, 2 लाख, यहाँ कितने हो गए 9 लाख, फिर भी ये 11 लाख ही है। यानी मनी सप्लाई तो सर सेम ही है, करेंसी सिर्फ डिपॉजिट मनी जो कन्वर्ट हो गई है करेंसी में। क्लियर है? तो यानी यहाँ पर ये सेम रहेगा, इमीडिएट इम्पैक्ट। कमिंग टू द मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया, तो मॉनेटरी सिस्टम को थोड़ा समझते हैं। मॉनेटरी सिस्टम देखिए, जो पहले हमारे देश में करेंसी प्रिंट होती थी वो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम से प्रिंट होती थी, यानी कि जितना प्रिंट करना है उसका 40% आपको गोल्ड रिजर्व करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेट से 100 करोड़ का 100 करोड़ रुपीज़ प्रिंट करनी है एस्टिमेट, तो 40 करोड़ आपको 40 करोड़ का वर्थ का आपको गोल्ड रखना पड़ेगा, देन आरबीआई जो है वो प्रिंट कर सकती थी। बट 1956 में से चेंज कर दिया गया। अब हम फोकस करते हैं एमआरएस पे। एमआरएस इज़ नथिंग बट मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब होता है 200 करोड़ का आपको रखना है गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटीज़, करेंसीज, जिसमें आप एटलीस्ट आपको 115 करोड़ का गोल्ड रखना है। एटलीस्ट है यानी आप पूरे 200 करोड़ के भी गोल्ड रख सकते हो और जितना चाहते हैं उतना अनलिमिटेड करेंसी जो है प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन जो आरबीआई है वो अनलिमिटेड करेंसी जो है वो प्रिंट नहीं कर सकता। उसके कुछ रीजंस हैं, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो क्लियर है? अभी हम एमआरएस करते हैं, यानी कि हमें सिर्फ 200 करोड़ रखना है और उसका जितना करेंसी प्रिंट करना है कर सकते हैं, ठीक है। पहले जैसा नहीं है कि 40% रखना है, ठीक है, 1956 में।
ये किया गया था। आरबीआई की थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, लोगों को सारे थे बट मैंने वो सारे हटा दिए हैं बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड कि लोगों में पाम होता है देन एवरीथिंग। और फिर गवर्नर कौन थे, पहले कौन से थे, ये सारी थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं। बाकी मैं वो पिक हो सकता है तो शेयर कर दूंगा। तो बेसिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि मेन यहाँ से फंक्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। बेसिक आरबीआई इस्टेब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 1935 अंडर द एक्ट ऑफ आरबीआई एक्ट 1935। रिकमेंडेशन किसने दी थी, हिल्टन यंग कमेटी ने दी थी। 1926 में नेशनलाइज्ड हुआ है 1949 में। पहला फंक्शन करेंसी ऑथोरिटी, यानी सारे नोट सारे कॉइन्स जो हैं वो आरबीआई प्रिंट करता है या मेक करता है एक्सेप्ट दी 1 रुपी कॉइन। ये याद रख लीजिएगा, इससे 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। सिर्फ अगर आपको इतना पता है कि 1 रुपी कॉइन जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है तो आप 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर लेंगे, जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट के बैंक होती है, ठीक है, गवर्नमेंट के बैंक होती है ये। देन एडवाइस गवर्नमेंट ऑन दी फाइनेंशियल इशू, कोई भी फाइनेंशियल इशू होता है तो एडवाइस करती है। देन लेंड्स गवर्नमेंट एज वेल एज मैनेज द गवर्नमेंट बोरोइंग प्रोग्राम थ्रू सेल एंड परचेज ऑफ जीसैक। हम आगे बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी इस चीज़ की। फिर बैंकर्स बैंक होती है, यानी कि जो बैंक्स हैं उन्हें अपने अकाउंट्स एंड रिजर्व्स आरबीआई में रखने होते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ये याद रखिएगा 2 क्वेश्चन है इसमें, आई थिंक एक सीडीएस या सीएबीएफ में है, उसमें यहाँ पे कॉर्पोरेट दिया हुआ था तो वो गलत हो जाएगा। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू दी बैंक्स, एंड एक सीएससी में आया हुआ है कि क्यों, क्योंकि बैड टाइम्स, आप मेन याद रखिएगा कि जो बैंक्स हैं उनको बैड टाइम्स में लास्ट लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है, ठीक है। सुपरवाइजर ऑफ बैंक, पेमेंट सिस्टम, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, कंट्रोलर ऑफ द फॉरेक्स एक्सचेंज, पब्लिकेशन ऑफ मॉनेटरी डाटा लाइक दिस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चेयरमैन जो हैं वो सेलेक्ट होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये बेसिक बात है, पढ़ सकते हैं, याद बस हमको रखनी है, जितनी दी गई है उतना भी याद रखना है तो आपका काम हो जाता है। अब थोड़ा सा हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं, मेन हम इसके नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली आरबीआई लाता है, अगर फिजिकल पॉलिसी पूछ लें तो गवर्नमेंट, ये बेसिक बात याद रखिएगा। 1 या 2 क्वेश्चन आई थिंक इससे भी बन जाता है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी है। ऑब्जेक्टिव क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी की, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आरबीआई की एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। तो पहला है प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि मनी सप्लाई को कम करना, वो कैसे कर सकते हैं कम, वो अभी हम बात करेंगे, तो यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। दूसरा प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी हमने बात की थी, मनी सप्लाई कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी, यानी मनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि अगर यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन अगर होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, ठीक है। देन टू स्टेबलाइज द फाइनेंशियल सिस्टम एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी में मदद करता है। नाउ कमिंग टू दिस, सो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में एक होता है क्वांटिटिव, हम क्वांटिटिव की तो काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, ये मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक सेक्टर में बात करें, स्पेसिफिक सेक्टर, तो वो क्वालिटेटिव मेजर्स के थ्रू होती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ देख लेते हैं, बाकी हम मोर डिटेल में ये सारे को देखेंगे, ठीक है। तो पहला अगर आप देखोगे यहाँ पर तो है आपका क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोटा फिक्स कर सकते हैं कि आपको इतना इतना पैसा जो है इतने ये से इसको देना है। लाइक पीएसएल होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसमें 40% आपको एग्रीकल्चर को देना है, तो इस तरह से आरबीआई फिक्स कर सकती है कि आपको इस सेक्टर को इतना ही देना है। फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट वेरी सिंपल कि आपको लोन फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का देना है तो आपको 2 लाख का, मतलब 1 लाख का मार्जिन है तो इसका मतलब 1 लाख का लोन देना है तो 2 लाख का आपको कोलेटरल लेना होगा, तो उसे कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर 2 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब 1 लाख का लोन देना है तो 3 लाख का आपको कोलेटरल रखना। फिर मोरल सुएशन है, डायरेक्ट एक्शन है, ठीक है। यह है सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब हम देखेंगे, बैंक रेट, ये सारे हम अभी देख लेंगे। सो फर्स्ट इज सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। So what is cash reserve ratio? The percentage of NDTL that is public deposit, ठीक है, which bank have to keep with RBI। देखिए ये अंडरलाइन मैंने क्यों किया है वो अभी बताएंगे। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अभी जैसे 3% है तो बेसिकली क्या है, अगर आप बैंक के पास फॉर एग्जांपल 1 लाख करोड़ रुपए हैं तो उसमें से फॉर एग्जांपल 1 लाख नहीं, ठीक है, 1000 करोड़ है तो उन्हें 3% के करीब, यानी कि जो CRR है वो कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। और वहीं पर अगर हम एसएलआर की बात करें तो एक फिक्स्ड परसेंट होता है, आई थिंक 18%, जो कि खुद के पास रखना होता है, लेकिन कैश में नहीं, किसी भी स्पेसिफाइड एसेट में, लाइक कैश, जीसैक और गोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर काम वाली बात क्या है ये ध्यान दीजिए।
यहाँ पर कैश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिस उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आरबीआई के पास, और यहाँ पर विथ देमसेल्फ। यानी जो बात याद रखनी है जिससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा वो ये है कि एसएलआर वाला जो पैसा है जो बैंक रखती है वो बैंक अपने पास रखती है, ये बैंक के पास अपनी ही रहती है। और सीआरआर वाला पैसा जो है वो आरबीआई के पास रखना होता है। ये कैश में, ये सिर्फ कैश में नहीं, कैश में हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड। अगर ये दो बातें ये पता हैं तो क्वेश्चन आपका सीआरआर एसएलआर से गलत नहीं होगा। हाँ, इसके इम्प्लीकेशंस जो हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, सारे जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहला कि सीआरआर जो है वो आरबीआई के पास रखना होता है, और दूसरा ये खुद के पास रखना होता है। और इसमें जो दूसरी बात है कि ये कैश में, और ये कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड गोल्ड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आई होप। सिंपल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बैंक के पास जितना भी पैसा है, जितना पैसा यानी जो डिपॉजिट में उसके पास पैसा आया, फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ रुपए आए, तो उसमें से कुछ पोर्शन उसको, फॉर एग्जांपल ये 1000 करोड़ रुपए हैं, तो इसमें से कुछ पोर्शन उसे पहले तो सीआरआर के लिए कैश में जमा कराना पड़ता है, फिर कुछ एसएलआर के लिए खुद के पास रखना पड़ता है, फिर बाकी जो बच गया उसमें से, उसमें भी आगे आता है कैर, बेसल नॉर्म्स, वो सब, उसमें भी पैसा फिर और रोकना पड़ता है, वो हम बैंकिंग में कभी देखेंगे। ठीक है, फिर एक आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। पहले तो याद रखना स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, स्टेबलाइजर भी कैसे स्टेबलाइजेशन के लिए, सीएससी में इस बार ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, बाई एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द फाइनेंशियल मार्केट टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई। अब थोड़ा इसे समझते हैं। देखो, पहले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ लो, सिंपल है, एक पेपर है, एक इन सिंपल, तो इसमें बस जस्ट लिखा रहता है कि फॉर एग्जांपल ये मान लो 1000 रुपये का है, तो 1 साल के बाद आपको इस पर 100 रुपये यानी जो भी इंटरेस्ट है 10%, तो वो आपको मिलेंगी। तो इसे गवर्नमेंट इशू करती है पैसा लेने के लिए। अब समझते हैं, देखिए, अगर मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं और बैंक आती है या सेंट्रल बैंक आती है, और सेंट्रल बैंक मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है, तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी तो पैसे मार्केट में देगी, क्योंकि ऑटोमेटिक सी बात है 1000 का है तो खरीदेगी तो वो पैसे देंगी। तो यानी मार्केट में क्या आया, पैसा आया। तो यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब आरबीआई बाई करेगा, इसका मतलब मार्केट में पैसे डालेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। मैंने सिंपल बोला था कि मनी सप्लाई कब बढ़ती है, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा जाता है। अगर वही वो सेल कर ले, जीसेक को सेल कर रही है, इसका मतलब क्या है, पैसे मार्केट से लेगी। ठीक है, क्योंकि अभी तो मान लेते हैं जीसेक दे रही है, बाद में उन्हें जो है वो उसका जो भी इंटरेस्ट है वो देना होगा। अभी तो 1,000 रुपये लेंगी लोगों से, तो यानी सेल जब कर रही है तो पैसे ले रही है, इसका मतलब मनी सप्लाई मार्केट में कम होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। बैंक रेट के बारे में दो बात याद रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू दी कॉमर्शियल बैंक अगेंस्ट दी कॉर्पोरेट बॉन्ड। यही एक बेसिक डिफरेंस होता है रेपो रेट और इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, और रेपो रेट में जो है वो जीसेक होता है, आगे हम देखेंगे वैसे। और दूसरा आपको याद रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी टू द कॉमर्शियल बैंक अगेंस्ट द फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी इज बिंग डन, बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो रीडिस्काउंटिंग भी इसी रेट पे होता है, वैसे इतना कोई यूज़फुल नहीं है ये। और दूसरा कि ये जो सेंट्रल बैंक से जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, इसमें जो लोन मिलती है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड पे मिलती है। अभी हम रेपो को समझते हैं पहले। तो देखिए, रेपो रिवर्स, रेपो एंड रिवर्स। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि आरबीआई जो है वो बैंक से जीसेक लेता है एंड देन उसके जगह पे पैसे देते हैं और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। देन यहाँ पर आरबीआई बैंक से पैसे लेता है और जीसेक देता है एंड देन इंटरेस्ट देता है। अब इतना कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप समझेंगे, ये इसका बेसिक बात थी। वैसे सिंपल आप समझिए कि आरबीआई से, जस्ट अ मिनट, आरबीआई से जब कोई भी बैंक लोन लेती है, इन लेमन लैंग्वेज आप ये समझें कि लोन लेती है, वैसे एग्जैक्टली ये होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का परचेज़ होता है, रीपरचेज़। लोन लेती है तो एक इंटरेस्ट इसे देनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं, जिस रेट पे देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, और अगर आरबीआई, इस केस में क्या होता है कि बैंक अपना सरप्लस मनी पार्क करती है किसके पास, आरबीआई के पास, और इसके जगह पे आरबीआई उन्हें एक इंटरेस्ट देती है, उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, सिंपल, बैंक अगर पैसे दे रही है आरबीआई को तो इंटरेस्ट उस पर जो लगेगा, अब जो आरबीआई पैसे दे रही है बैंक को
और उस पर मतलब लोन दे रही है तो उस पर जो इंटरेस्ट लेंगे वो रेपो रेट है, और बैंक जब पैसे अपने सरप्लस यहाँ फंड कर रहा है तो कुछ इंटरेस्ट तो मिलेगा, तो वो उसे हम रिवर्स रेपो कहते हैं। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो मनी सप्लाई का हम समझ लेते हैं। मनी सप्लाई कब बढ़ती है, इसका रिवर्स क्या होगा, मनी सप्लाई कम होना। ठीक है, तो मनी सप्लाई कब कब बढ़ सकता है। पहला, परचेज ऑफ जीसैक फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। वेरी सिंपल, अभी हमने बताया ये है हमारी सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक ने मार्केट से क्या किया, जीसैक ले लिया। ठीक है, जीसैक ले लिया तो जस्ट मिनट बाय कर लिया, तो मार्केट में क्या है, पैसे डालेगी। तो जब पैसे आएंगे मार्केट में तो मनी सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, मार्केट में पैसे ज़्यादा हैं, तो पहला ठीक है। दूसरा कि बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। इस केस में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट पैसे ले रही है, तो यूजुअली ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट अगर पैसे ले रही है तो गवर्नमेंट स्पेंड भी कर रही है। ठीक है, ये मत सोचिए गवर्नमेंट पैसे लेके रख लेगी, गवर्नमेंट पैसे लेके रखती नहीं है, गवर्नमेंट उसे स्पेंड करती है मार्केट में ही, तो मार्केट में पैसे बढ़ रहा है, तो इस केस में भी आप देखेंगे मनी सप्लाई बढ़ता है। CRR कम होगा, SLR कम होगा, रेपो कम होगा, रिवर्स रेपो कम होगा, तो सारे ही केसेस में जो है वो आपको मनी सप्लाई बढ़ता हुआ दिखेगा। कैसे, थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी सारे बनेंगे, तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल CRR कम होता है, यानी कि पहले 100 था तो उसमें मान लेते हैं कि 10 जमा करना पड़ता था RBI के पास, अब सिर्फ 8 ही जमा कराना पड़ता है, तो 2 एक्स्ट्रा है इनके पास, तो वो 2 लोन में जाएगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा कि इनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो CRR कम होता है या SLR कम होता है, रेपो कम होता है, तो इस केस में इंटरेस्ट भी ये कम करते हैं। तो इंटरेस्ट कम रहेंगे तो जो बिजनेसमैन हैं या कॉर्पोरेट जो हैं वो ज़्यादा लोन लेंगे, तो ज़्यादा लोन लेंगे तो वो मार्केट में पैसा आएगा, तो इस केस में ही मनी सप्लाई बढ़ेगी। सेम SLR, मान लेते हैं 100, इसमें से 10 CRR जमा करना पड़ता था, 20 जो है वो SLR में करना पड़ता है। अब SLR कम कर दिया यानी 15, तो 5 एक्स्ट्रा हुआ, तो 5 तो मार्केट में आएगा, क्योंकि बैंक तो अपने पास पैसा रखेगी नहीं, बैंक के पास बैंक हमेशा लोन देती है। ठीक है, क्योंकि उसी से बैंक का बेसिक चलता है। फॉर एग्जांपल ये बैंक है, यहाँ से मैंने बताया था कि लाइबिलिटी इनके लिए क्या हो गया, डिपॉजिट, यहाँ से ये लोन, तो फॉर एग्जांपल आप ही का 10 रुपये जो है वो लोन में देती है, एंड देन उससे फॉर एग्जांपल 5 रुपये अर्न किया, तो उसमें से 2 रुपीज़ आपको दिया, ये 3 रुपीज़ से बैंक के सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। यानी अगर बैंक आइडियली पार्क करती है पैसा तो लॉस है बैंक का। सेम रेपो रेट भी अगर कम होती है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। बेसिकली रिवर्स रेपो रेट में भी यही होता है। अब मनी सप्लाई को कम करने के लिए उल्टा हो जाएगा, सिंपल, परचेज की जगह ये सेल हो जाएगा। CRR बढ़ाना, CRR बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, घट जाएगा। पहले 100 था, 10 रुपये फॉर एग्जांपल CRR में करने पड़ते थे, अब 12 करने पड़ रहे हैं, यानी कि 2 एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, यानी कि अब 2 उनके पास कम बचे हैं, तो इसीलिए मार्केट में पैसा कम होगा। ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देंगे क्योंकि इनके पास पैसा कम है, तो जो टेंडेंसी है पैसे लेने की, या बिजनेसमैन जो पैसा लेंगे वो कम लेंगे। देन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइट एंड एक्सपेंसरी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, RBI जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करती है उसके काफ़ी सारे नाम है, हॉकिस, कॉन्ट्रैक्शनरी, डियर मनी पॉलिसी। सिंपल, CRR बढ़ाना, SLR बढ़ाना, बैंक रेट बढ़ाना, रेपो रेट बढ़ाना, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, या फिर सेल करना, ये सारे ही केस में टाइट। टू बी सिंपल, दिस इज़ नथिंग बट टाइट, यानी कि मनी सप्लाई मार्केट में कम करना है, तो ये सारे मनी सप्लाई वाले कम वाले ही फैक्टर्स हैं। CRR बढ़ा दिया, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, SLR बढ़ा दिया, ये सारे बढ़ा दिए तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। वहीं एक्सपेंशनरी होगी तो ये सारा रिवर्स हो जाएगा, CRR कम हो जाएगा, SLR कम हो जाएगा, ये सारे कम हो जाएंगे। देन another one is supply of money remaining the same when there is an increase in the demand for a money, there will be an increase in the rate of interest. So simple, अगर let's say मनी का सप्लाई जो है वो सेम ही रखना है, यानी मनी सप्लाई सेम है, ना ये ज़्यादा हो रहा है ना ही कम हो रहा है, सेम है, लेकिन मनी की जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ चुकी है। तो अब किस केस में हो सकता है, ये तभी होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, मनी सप्लाई सेम रहेगी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है, डिमांड ज़्यादा भी रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मनी सप्लाई सेम ही रहेगी। लास्ट आज का जो है वो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, बाई मंथली लाती है,
6 मेंबर्स होते हैं, तीन गवर्नमेंट के द्वारा, 3 आरबीआई के द्वारा, 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, आगे किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जो गवर्नर है आरबीआई गवर्नर, वो किसी प्रकार के वीटो पावर एंजॉय नहीं करते हैं। हाँ, टाई हो जाता है, यानी कि 3 वोट हो जाते हैं, 3 इन फेवर 3 इन अगेंस्ट, तो ये अपनी कास्टिंग वोट यूज़ कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर जो हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, और डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी पे लिए जाते हैं, यानी 4/3 और समथिंग लाइक दैट, 4/3 4/3 नहीं, 4/2, 6 मेंबर हैं, 4/2, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी। इतना मोर देन इनफ है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर जाके चेक कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे। एनसीईआरटी जाके चेक कर सकते हैं, एनसीईआरटी में इससे बहुत कम दिया हुआ है, उससे ज़्यादा हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इतना आप कर लेते हैं तो ये मोर देन इनफ होगा। एनसीईआरटी में अगर 2-3 और आप देखेंगे तो एक आपका डीमोनेटाइजेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं दी गई हैं। 1 मिनट। सो आप ये देख सकते हैं, यही एक एडिशनल आपका दिया हुआ है जो हमने नहीं किया है, डीमोनेटाइजेशन वाला। तो इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट उतनी बात नहीं है, जस्ट एक न्यू इनिशिएटिव लिया गया है 2016 में, जिससे 500,000 को ये किया गया है, ये सारी चीज़ें। बाकी टैक्स कॉम्प्लाइंस, टैक्स इवेजन का यहाँ पर कोई भी आपको डेफिनेशन भी देखने के लिए नहीं मिलता, तो उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे इसको देख लेंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कोई भी आपके लिए पूरा चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, तो जितना डिटेल में हमने डिस्कशन किया उसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।